गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते। तो विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास भी हर रोज की तरह ही हम शुरुआत करेंगे एक सुविचार से। तो आज का सुविचार क्या है देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आज का सुविचार है, धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। तो बेटा, धैर्य जो होता है मनुष्य की एक क्वालिटी होती है, मनुष्य का एक गुण होता है। अब धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाकर जबरदस्ती मारो, पीटो या अपना ताकत दिखाओ। ऐसा नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है कि अगर आपके मन में कोई लक्ष्य है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने लिए अच्छे कार्यों के लिए आप उसका उपयोग करें। ठीक है। तो धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे, चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा हमें धैर्य होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जो मनुष्य धैर्यशाली होता है वही अपने मुश्किलों को पार करता है और आगे बढ़ता है। तो इसी एक सुविचार के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। इसमें हमने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ पढ़ा हमने कि दहन क्या है, दहन दाह्य चीजें क्या है, दाह्य अदाह्य पदार्थ क्या है। बहुत कुछ पढ़ा हमने, है ना। तो देखते हैं पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा। पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटा कि दहन के प्रकार कितने होते हैं, किस किस प्रकार के दहन होते हैं। देखे जरा। चलिए। तो दहन के प्रकार, सबसे पहले हमने पढ़ा था तीव्र दहन के बारे में। ओके। तो तीव्र दहन क्या है? दहन जिसमें गैस तेजी से जलती है और इस प्रक्रिया में गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। उदाहरण के लिए एलपीजी। तो एलपीजी जो आप घर में सब यूज करते हैं गैस में, तो आपकी मम्मी बोलती है अगर आप गैस पे कोई काम कर रहे हो तो बोलती है कि देखो बेटा, गैस हमेशा उसका रेगुलेशन बंद करके रखिए। क्यों? नहीं तो अगर वो गैस जो है वो लीक हो जाएगी तो क्या होगा, जल्दी से उसमें आग पकड़। आप कोई लाइट डाल दो, कोई स्विच डाल दो, या फिर हल्की सी एक गर्मी उसके पास मिल गया उसको, तो वो झट से वो जल जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं तीव्र दहन। अगला था स्वतः स्फूर्त दहन। उसमें हमने पढ़ा था दहन जिसमें कोई पदार्थ बिना गर्मी लगाए अचानक आग पकड़ लेता है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस बताया था मैंने आपको। तो वो जो फॉस्फोरस है वो अगर कमरे के तापमान में भी है तब भी वो जलता है। अब कोयले की धूल के स्वतः स्फूर्त दहन से जो है, कोयले के खदानों में ज्यादातर आग लग जाती है। ठीक है। सूरज की गर्मी या बिजली से भी स्वतः स्फूर्त जंगल में आग लग सकती है। तो बेटा, आपने जंगली आग के बारे में सुना होगा, ऐसे आग के बारे में भी सुना होगा जो कोयले के खदानों सब में हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, कोई दहन में जैसे बिना किसी गर्मी लगाए ही अचानक से आग पकड़ लेती है। ठीक है। तो इन तीनों का उदाहरण आप स्वतः स्फूर्त दहन में लिख सकते हैं: फॉस्फोरस का जलना, कोयले के खदानों में आकस्मिक आग, तथा जंगल में आग लगना सूर्य की गर्मी या बिजली के कारण। अगला था विस्फोट। तो विस्फोट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पदार्थ गर्मी या दबाव के कारण, बहुत ज्यादा गर्मी हो, ठीक है, और या प्रेशर हाई हो, तो उसके कारण फट जाता है और गर्मी, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसको हम विस्फोट कहते हैं या एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे पटाखे और आतिशबाजी जो जलाते हैं हम लोग दीपावली वगैरह में, जो त्योहारों में मनाते जो जलाते हैं, है ना। तो उसमें जो है उसके जलने को हम क्या कहते हैं बेटा? विस्फोट कहते हैं। तो इससे क्या होता है, बड़ी मात्रा में निकलती है, प्रकाश भी होता है, ध्वनि भी होती है, साथ साथ में बड़ी मात्रा में गैस भी निकलती है। तो ये जो गैस होती है ये काफी कैसी होती है? जहरीली गैस होती है। तो आप
जब भी पटाखों सबका आतिशबाजी वगैरह का प्रयोग करते हैं ना बच्चे, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपके बड़े बुजुर्ग सभी लोग आपके आसपास हो और आप ध्यान से जो है उनका प्रयोग करें। ओके। अब बच्चे, अगर आप सोचिए कि आग लग जाती है कहीं पर भी, अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमारे आसपास घरों में, मकानों में या फिर कई बिल्डिंगों में आग लग जाती है ना। तो इस आग पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, है ना। तो हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? तो बेटा, हम अक्सर देखते हैं कि घरों में, दुकानों में, कारखानों में जो है आग लग जाती है और धन जन की बहुत ज्यादा हानि भी होती है ना। तो उसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं? तो जल के बारे में हम सभी जानते हैं, हमने चर्चा भी किया था पिछले क्लास में। तो जल जो है सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक होता है। लेकिन हमें जो पता है वो यही पता है कि भाई आग लगी है तो पानी से उसको बुझाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी होती है तो जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जल विद्युत का चालन करता है ना। और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक उनको लग सकता है, जान की हानि हो सकती है। फिर हमने बात की थी तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए हम जल का उपयोग नहीं करते, है ना। क्योंकि जल जो होता है वो तेल से भारी होता है, जिससे तेल जो है ऊपर की तरफ आ जाता है और तीव्र रूप से वो जलना शुरू करता है। तो इसीलिए कभी भी केरोसिन या पेट्रोल या डीजल वगैरह में आग लग जाती है तो कभी भी आप ये भूल ना करिए कि जल से उसको उसका शमन करने का प्रयास नहीं करेंगे आप। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में? तो बेटा, विद्युत उपकरण और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो उस वो जो है एक बहुत ही अच्छा अग्निशामक होता है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका इस गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत उपकरणों और पेट्रोल आदि तेलों में लगी हुई आग बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा इसका कारण भी आपने लिखना है, नोट करके रखना है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को एक जो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह लपेट लेती है ना। देखो बेटा, जब भी किसी इंसान के ऊपर आग लगी हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपके पास अगर भारी भरकम कोई कंबल है तो उसके ऊपर से आप ढक के रखो उसको। तो क्या होगा? वहां पर उसका ऑक्सीजन जो है वो कट हो जाएगा, है ना। जो ऑक्सीजन की प्राप्ति है वो कट हो जाएगा और वहां पर CO2 भर जाएगा। तो इससे क्या होगा? वो आग जो है वो बुझ जाएगी। क्लियर? तो इससे क्या होगा? ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाएगा और आग पर नियंत्रण हो जाएगा। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई थी पिछली क्लास में? ओके बच्चे, तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए बच्चे, अब हम देखते हैं कि ईंधन के बारे में जरा देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, हमने ईंधन के बारे में चर्चा किया था बच्चे। तो ईंधन क्या है, या जिसको हम फ्यूल कहते हैं? ईंधन किसे कहते हैं बताइए? बताइए, जो पदार्थ, हाँ, जलने पर बिना अधिक जो है बहुत ज्यादा जो है बिना अधिक धुआं के निकाले ऊष्मा प्रदान करता है ना। ऊष्मा और प्रकाश वगैरह प्रदान करता है, उसको हम ईंधन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक ईंधन कैसा होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि ईंधन क्या है, इसकी परिभाषा भी जरा देखकर आगे बढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी जरा देख लेते हैं। तो ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। क्या करता है? ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हमने पढ़ा है, उसकी ईंधन के उदाहरण बहुत सारे पढ़े हैं हमने, जैसे लकड़ी है, कोयला है, LPG है। ये सभी जो है ईंधन होते हैं। लेकिन बेटा, हम अच्छे ईंधन की पहचान कैसे करें? अच्छे ईंधन की, देखो बेटा, ईंधन कई प्रकार के होते हैं।
हाँ, तो ईंधन, अच्छे ईंधन का हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छे ईंधन को हम बोलते हैं उसको आइडियल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल फ्यूल बोलते हैं। एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए एक आइडियल फ्यूल? यानी कि उसमें कुछ गुण होने चाहिए, है ना? उसमें क्या होना चाहिए बेटा? उसमें कुछ गुण होने चाहिए। तो वो गुण क्या क्या है, जरा देखें हम लोग। चलिए देख कर आते हैं। और उन पॉइंट्स को याद भी रखिएगा बेटा, क्योंकि वो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि बेटा आइडियल फ्यूल जो होता है, जो आदर्श ईंधन जिसको हम कहते हैं, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आप देखिए, आदर्श ईंधन या आइडियल फ्यूल के कुछ गुण यहां पे दिए गए हैं। तो इनमें से सबसे पहले देखिए, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, यानी कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उसको अच्छी तरह से जानेंगे। तो आप पहले ये समझिए कि इसका ऊष्मीय मान जो है वो उच्च होना चाहिए। ठीक है, अगला अगला है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए या दहन पर हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक आइडियल फ्यूल का दूसरा जो फीचर है वो क्या है कि जिस ईंधन का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ओके, और दहन करने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये है दूसरा पॉइंट। ओके, अब तीसरा क्या है बेटा? यह कम कीमत का और आसानी से उपलब्ध, इसको जो है, जो भी फ्यूल हम लोग यूज करते हैं, एक आदर्श ईंधन ऐसा होना चाहिए, ये एक आइडल फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कम कीमत पर और आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होना, ये तीसरा फीचर है एक आइडियल या आदर्श फ्यूल का, आदर्श ईंधन का। चौथा क्या है बेटा? इसे संभालना, भंडारण और परिवहन करना आसान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको प्रॉपरली स्टोर करने में आसानी होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह पर इसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होना चाहिए। तभी हम उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको हम आइडियल फ्यूल कहेंगे या आदर्श ईंधन कहेंगे। ओके, अब इसमें दहन का दर जो है वो मध्यम होना चाहिए। देखो, आइडियल फ्यूल्स की एक अलग विशेषता ये है कि उसका जब दहन हो रहा होता है तो उसका दर मध्यम होना चाहिए, ना बहुत धीमा होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा दहन होना चाहिए। एकदम से फट जाए, एकदम से क्या बोलते हैं, ऐसी आग लगा दिया पूरा का पूरा, ऐसे बहुत ज्यादा तरीके से उसका दहन हो, नहीं होना चाहिए। तो उसका दहन जो है, उसका जो दर होना चाहिए वो मध्यम होना चाहिए। ओके, अब अगला देखते हैं क्या है, इसका ज्वलन तापमान क्या होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए। ज्वलन तो तापमान कैसा होना चाहिए बेटा? मध्यम होना चाहिए। तो ये सभी जो 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सभी क्या है बेटा? एक आदर्श ईंधन के कुछ क्या है, विशेषताएं हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट करेंगे और इसको अच्छी तरह से पढ़कर आएंगे। ठीक है, और आज भूलिएगा नहीं, आज लास्ट में क्या बोलते हैं, क्लास के लास्ट में क्या होने वाला है, आपका एमसीक्यू सेशन होने वाला है। तो आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छी तरह से पढ़ के रखिए बेटा, और हम उसको अच्छी तरह से लिखें। तो हमने देखा कि आदर्श ईंधन क्या है और आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या है। ओके, अब अगला हम देखेंगे ईंधन दक्षता क्या है। ईंधन दक्षता, ईंधन दक्षता किसको कहा जाता है? तो बच्चे, तो हमें पता है कि जो है, कई प्रकार के ईंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना? तो जैसे कि गोबर के उपले, कोयला, एलपीजी, इन सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बेटा, इसको क्या, ये क्या है, ईंधन दक्षता क्या है? तो किसी भी, जैसे कि अभी हमने देखा आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना? अभी ईंधन दक्षता क्या होती है बेटा? कि किसी भी ईंधन कोई भी आप ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं,
किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन, यानी कि कंप्लीट कंबशन, पूर्ण दहन से प्राप्त, दहन से प्राप्त ऊष्मा, ऊर्जा की मात्रा, ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाता है बेटा? उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय, ऊष्मीय मान कहलाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो अभी अभी हमने देखा कि एक आदर्श ईंधन में उसका जो ऊष्मीय मान होता है वो अच्छा होना चाहिए, है ना, पढ़ा है ना हमने अभी अभी। तो ये ऊष्मीय मान क्या है बेटा? ईंधन दक्षता, यानी कि उस ईंधन की क्षमता के बारे में यहां पर बोला जा रहा है। तो इसी में हम पढ़ते हैं ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान क्या है बेटा? किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम अगर कोई ईंधन हम लेते हैं, उसके पूर्ण दहन होने के बाद उससे जो ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी जो मात्रा होती है ना बच्चे, उसी को हम ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब बच्चे, ईंधन के ऊष्मीय मान को हम कैसे उसको लेते हैं? किलो जूल, इसको याद रखिएगा, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, जिसको हम ऐसे लिखते हैं के जे पर किलोग्राम, ठीक है, इसका मात्रक है ये। ओके, तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा कि यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कौन से मात्रक में एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित, इस मात्रक के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा, एग्जाम में पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन में ये प्रश्न भी आपका जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ईंधन दक्षता, ठीक है, ईंधन दक्षता यानी कि ईंधन की जो शक्ति होती है, ऊष्मा ऊर्जा जो जितनी मात्रा में वो प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हमने देखा कि ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उसका मात्रक क्या है, ठीक है, देख लिया हमने। अब बेटा, आपके पुस्तक में जो है विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए गए हैं, ठीक है, एक सारणी दी गई है 4.4, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए गए हैं, जिसमें कि गोबर के उपले से लेकर, गोबर का उपला, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस, हाइड्रोजन आदि के क्या दिए गए हैं बेटा? ईंधन के ऊष्मीय मान जो है दिए गए हैं। आप उसको जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा उनमें से सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका है, किस ईंधन का है। तो आप पाएंगे बेटा कि सबसे ज्यादा ऊष्मीय जो मान है वो हमें दिया गया है किसका? हाइड्रोजन का, है ना, एक मिनट, किसका दिया गया है? हाइड्रोजन का। ओके, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना दिया गया है बेटा? आप बताइए कितना दिया है, नोट करिए। और उसमें से सबसे कम ऊष्मीय मान किसका है वो भी नोट करके बताइए। सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का दिया है। ओके, तो आप भूलेंगे नहीं कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, और उसका मात्रक हम कैसे
उसका मात्रक जो है कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ऊष्मीय मान के या कैलोरीफिक वैल्यू की मात्रक क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में, ठीक है, केजे पर किलोग्राम में। तो इसको नोट करके रखिएगा। अब बेटा अब हमारा समय है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछने का। आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑप्शंस होंगे आपके पास, 3 ऑप्शंस होंगे और आपने सही प्रकार से उसका जवाब देना है मुझे, ठीक है। अपने नोटबुक पे आपके जो ऑप्शंस जो आपको सही लगते हैं उसको क्या करिएगा, आप नोट करिए और अंत में आंसर्स आपको दिखाए जाएंगे और आप अपने टीचर की सहायता से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बेटा मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है, नंबर 1 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है। तो हमने परीक्षण करके देखा था, आपको सिमुलेशन के थ्रू बताया भी था कि मैग्नीशियम जब जलता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है, पहला है ऊष्मा, पहला ऑप्शन ऊष्मा, बी प्रकाश, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। लिख लिया सबने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा और आंसर लिखिए। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक ज्वाला में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। एक ज्वाला में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। बेटा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक ज्वाला में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, सभी क्षेत्र समान रूप से गर्म है। एक ज्वाला में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। अगला जाए हम लोग, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। कागज, लकड़ी, लोहा। देखो बेटा यहां पर पेट्रोल है, ठीक है, यहां पर स्पेलिंग जरा ठीक कर लीजिएगा, पेट्रोल है, ये पेट्रोल करके आया है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप जरा समझ जाना ये पेट्रोल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, कागज, लकड़ी, लोहा या पेट्रोल। ज्वलनशील पदार्थ नहीं है पूछा गया है, ओके। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, दहन के लिए दहन के लिए कौन सी 3 चीजें आवश्यक है। दहन के लिए कौन सी 3 चीजें आवश्यक है। ईंधन, पानी और गर्मी, ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी, ऑक्सीजन, पानी और गर्मी, ईंधन, पानी और प्रकाश। दहन के लिए कौन सी 3 चीजें आवश्यक है। ओके, अगला चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा, एक ज्वलनशील पदार्थ क्या है। एक ज्वलनशील पदार्थ क्या है, या एक ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं। जो पदार्थ जलता नहीं है, बी ऑप्शन जो पदार्थ जलता है और गर्मी और प्रकाश देता है, जो पदार्थ ठंडा होता है और जो पदार्थ रंग बदलता है। एक ज्वलनशील पदार्थ क्या है। ज्वलनशील पदार्थ क्या है। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए बच्चे और आगे बढ़िए। आगे देखें हम लोग, चलते हैं। छठवां प्रश्न, ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। आग बढ़ती है,
आग बुझती है, आग आग पर नियंत्रण, आग का बेकाबू होना। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग बढ़ती है, आग बुझती है, आग पर नियंत्रण, आग का बेकाबू होना। ओके, अगला चलते हैं 7वें प्रश्न पर। यदि किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी डालना, कंबल लपेटना, उसे हवा में उड़ाना, उस पर रेत डालना। तो यदि किसी व्यक्ति के कपड़े पर आग पकड़ लेता है तो उसे बुझाने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए मुझे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए? कौन सी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए? लकड़ी की आग, कागज की आग, तेल की आग, कपड़े की आग। तो इसमें से किस में आग लगने पर आप पानी से नहीं बुझा सकते? आगे बढ़े। ओके, नौवा है, जब एक मोमबत्ती को एक गिलास से ढक दिया जाता है तो उसकी लौ बुझ जाती है। जब एक मोमबत्ती को एक गिलास से ढक दिया जाता है तो उसकी लौ बुझ जाती है, क्यों? ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता के कारण, गर्मी की अनुपलब्धता के कारण, या ईंधन की अनुपलब्धता के कारण। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे जब एक मोमबत्ती एक गिलास से ढक दिया जाता है, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती, तो उसकी लौ जो है वो बुझ जाती है? अच्छी तरह से पढ़िए बेटा, ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़िए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है? तो अभी अभी हम लोग देखकर आए हैं कि आदर्श ईंधन कैसा होता है ना? आदर्श ईंधन की इनमें से कौन सा जो है विशेषता नहीं है नीचे दिए गए में से? महंगा, आसानी से उपलब्ध, परिवहन में आसान, उच्च कैलोरी मान। तो निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, ध्यान से आंसर दीजिए। तो ये तो था हमारा आखिरी प्रश्न। तो बच्चे अभी तैयार हो जाइए सभी अपने आंसर्स को देखने के लिए। आपके आंसर्स कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। आपका आंसर अगर सही है तो वहां पे टिक लगाइए, एक नंबर दीजिए वहां पर। अगर गलत है तो रॉन्ग का निशान लगाइए, ठीक है, क्रॉस लगाइए वहां पे। तो बेटा, मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरे का जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन था, एक ज्वाला में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है बेटा? बाहरी क्षेत्र होता है ना? तो ये आप टिक लगाइए जिन्होंने ये सही लिखा है। तीसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? कागज है, लकड़ी है, पेट्रोल भी है, इसमें से लोहा जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। चौथा, दहन के लिए कौन सी तीन चीजें आवश्यक है? हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, दहन के लिए हमें क्या चाहिए? ईंधन का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है और गर्मी का होना आवश्यक है। पांचवा, एक ज्वलनशील पदार्थ क्या है? क्या है बेटा? एक ज्वलनशील पदार्थ वो पदार्थ होता है जो जलता है और प्रकाश और गर्मी देता है। आगे बढ़े। छठवा, ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग पर नियंत्रण होता है ना? आग पर नियंत्रण होता है। सातवां,
यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ लेता है तो आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने बताया था आपको, कंबल लपेटना, जिससे कि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। कौन सी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए? हमने अच्छी तरह से पढ़ा, तेल की आग को, है ना, तेल की आग को, इसमें से तेल की आग को यहां पर जो दिए गए हैं। ओके। अब जब एक मोमबत्ती को एक गिलास से ढक दिया जाता है तो उसकी लौ बुझ जाती है, क्यों, क्या कारण है बेटा? वहां पर ऑक्सीजन उसको प्राप्त नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन ए है, ये है इसका सही आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण। अब 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है? देखो, आसानी से उपलब्ध उपलब्ध होना, परिवहन में आसान होना, उच्च कैलोरी मान होना, ये सभी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। लेकिन महंगा होना, यह एक आदर्श ईंधन का या आइडियल फ्यूल का क्या नहीं है? विशेषता नहीं है। तो बेटा, आई होप सभी ने आंसर सही किए हैं। बहुत आसान आसान सवाल थे इस बार का। तो अब क्या करेंगे, हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तो आज की क्लास को अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।